सो हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल सर, आप बीकॉम के बच्चे हो या फिर आप बीए के बच्चे हो, आप आराम से सीरीज देख सकते हो। बस आपकी जो बुक का नाम है वो होना चाहिए इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल ना, चलिए चालू करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हमारा है चौथा चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, 6-7 क्वेश्चन है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम्स में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात सर, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इसी बुक के नहीं किसी भी बुक के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं, ज्यादा महंगे नोट्स होते नहीं सर, 150 से 200 के बीच में नोट्स मिल रहे होंगे। अगर आप कांटेक्ट करो तो क्या पता हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में मिल जाए। सिंपल सर, तो इसलिए आप आराम से कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। फिलहाल चालू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की बात आती है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो सीखनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की बला है क्या चीज? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अब समझिए, आपने कभी लेन देन तो किया ही होगा। आप सामान खरीदते भी होगे, सामान बेचते भी होगे। सेम ऐसे ही क्या हमारा देश विदेशों से क्या लेन देन नहीं करता होगा? जैसे आपका जो घर है, घर में जो मेंबर्स हैं वो विदेश मतलब घर से बाहर जाके सामान खरीदते बेचते हैं। वैसे ही सेम एक इकोनॉमी भी क्या होती है, एक घर होता है और उस घर में से लोग बाहर जाके विदेशों से सामान खरीदते हैं और बेचते भी हैं। चलिए, अब जब आप अपने सामान जितना आपने खरीदा, जितना आपने बेचा, उनका रिकॉर्ड करते होगे, उनके लोगों से बिल मांगते होगे, लोगों से पर्ची मांगते होगे, उसको रिकॉर्ड करते होगे, अपने हिसाब किताब में बनाते होगे, है ना सर? बजट बनाते हो जब आप वहां पे रिकॉर्ड करते होगे। सेम जब पूरा देश इतने बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल किया जाएगा। तो जहां पे हम एक देश के दूसरे देशों के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, बस उसी रिकॉर्ड्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कुछ नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक पर्चा, एक स्टेटमेंट। एक क्या है? स्टेटमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप बोलोगे इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम ए कंट्री टू अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक देश के बाकी देशों के साथ होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन हैं उनका ही एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। जहां पे जिस पेज में, जिस बुक के अंदर आप आराम से ये सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, उसी पेज को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना सिंपल सर, समझ में आ गया? बहुत आसान था ना? बहुत आसान है। चलिए, अब इसमें बात समझने वाली ये है कि भैया ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या चीज है, समझे जी? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है वैसे तो, समझना चाहो तो, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड होते हैं? पैसे से रिलेटेड। तो ये बिना पैसे के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी सोशल वेलफेयर के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते ना सर, समझ में? चलिए, तो जो भी पैसे के रिलेटेड रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सिंपल सर। चलिए, अब एक देश दूसरे देश को पैसा देते भी है कई बार और उनसे पैसे लेते भी है कई बार, और उन सबको रिकॉर्ड करना है और उनसे भी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो एक बार क्लैरिटी कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के ट्रांजैक्शन को, यानी कि इनकम को या फिर एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और किस तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो होते हैं 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। 1 2 3 4। चलिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हम विदेशों से लेन देन करने के टाइम पे पैसा पे करते हैं या फिर खरीदते हैं, वो क्यों होता है? किस ट्रांजैक्शन के लिए होता है? वो होता है विजिबल आइटम के लिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का पहला आइटम विजिबल आइटम। विजिबल आइटम जैसे हम विदेशों में पैसा पे क्यों करते होंगे, या फिर हम विदेशों से पैसा कमाते क्यों होंगे? क्योंकि हमने कोई सामान उनको बेचा होगा या फिर कोई सामान खरीदा होगा, समझे? जैसे हम बहुत बड़े लेवल पे गाड़ियां बेचते हैं, समझे? हम बहुत बड़े लेवल पे मसाले बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है। और ये कपड़े, गाड़ियां, मसाले, ये सब चीजें क्या है? ये विजिबल आइटम जिनको मैं देख सकता हूँ, समझे? हाँ जी, इसलिए ये किस में आता है कैटेगरी में? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैटेगरी में। सिंपल सर। चलिए, तो इसके एग्जांपल में क्या आएगा? इसके एग्जांपल में जो भी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, वो सारे ही ट्रांजैक्शन किसके अंदर आ जाते हैं? वो आ जाते हैं
विजिबल आइटम के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर। सिंपल से। चलिए, तो क्या हम केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन का जो दिखाई देते हैं, केवल वही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं क्या? नहीं, आज दुनिया डेवलप हो चुकी है और यहाँ पे कुछ आइटम ऐसे भी आते हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उनका ट्रेड किया जाता है, जैसे कि सर्विसेज, इनको हम बोलते हैं इनविजिबल आइटम। सिंपल जी। तो इनविजिबल आइटम क्या होते हैं? ऐसे आइटम जिनको मैं देख नहीं सकता लेकिन फिर भी हम उनसे ट्रेड करते हैं। जैसे सर्विसेज, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप घर पे जाकर दिखा सकते हो भैया मम्मी मैंने ये चीज परचेज करी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा ना, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बदले में आप उसके बदले में पेमेंट करोगे मेरे को। सिंपल। चलिए, तो वो एग्जांपल क्या बन गया? इनविजिबल आइटम का। तो हम विदेशों में अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां से जो अर्निंग मिलती है वो इनविजिबल ट्रांजेक्शन होते हैं, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनविजिबल आइटम होते हैं वो। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, जो भी हम इनकम कमाते हैं कुछ देने के बाद। कई बार हमको एक्स्ट्रा ही इनकम मिल जाती है, अलग से पता नहीं चलता, हमें बस इनकम मिल गई। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आइटम। ट्रांसफर आइटम। ठीक है। इसको कई बार यूनिलेटरल ट्रांसफर आइटम भी बोल देते हैं, वैसे आप ट्रांसफर आइटम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रांसफर आइटम क्या होती है भाई? ट्रांसफर आइटम एग्जांपल के तौर पे, जैसे गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दी, विदेशी गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दी ग्रांट्स, या फिर आपको दे दिया किसी ने डोनेशन। ठीक है जी। तो ये सब ट्रांजेक्शन आपको ऐसे ही मिल गए, गिफ्ट मिल गया कहीं से आपको विदेशों से। तो ये सब क्या है? इनके बदले में कोई मेहनत करी आपने, कुछ प्रोवाइड किया आपने? नहीं। तो ये सब होती है ट्रांसफर इनकम। तो ये सारी इनकम कहां पे आएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, वो भी कहां पे? यूनिलेटरल ट्रांसफर आइटम के अंदर। समझ में आ गया? इतना आसान था, बहुत अच्छे। चौथा जो हमें विदेशों से पैसा कमाने में हेल्प करता है, चौथा आइटम कौन सा है? वो है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम। सिंपल। अब ये कैपिटल आइटम क्या होते हैं? तो कैपिटल आइटम ऐसे आइटम होते हैं जिनकी हम ऑनरशिप तो ले सकते हैं, ऑनरशिप ले सकते हैं, लेकिन उनका पोजेशन नहीं ले सकते। पोजेशन मतलब उसको हासिल नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, तो देख लेना आराम से, मुझे याद नहीं आ रही स्पेलिंग, हो जाती है कई बार गलतियां। चलिए भाई, तो हम उसका पोजीशन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल आइटम। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आइटम क्या होते हैं भाई? ऐसे आइटम होते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। कौन से? विजिबल आइटम। जैसे गाड़ी बंगला बेच रहा हूँ मैं कोई, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पे? विजिबल आइटम के अंदर। मैंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इनविजिबल आइटम के अंदर। कोई हमको गिफ्ट मिल रहा है, डोनेशन मिल रही है, तो वो सब कहाँ पे आएगा? ट्रांसफर आइटम के अंदर। लास्ट कोई मैंने जमीन बंगला बंगला कुछ खरीदा है, तो वो सब चीजें कहाँ पे आएंगी? कैपिटल आइटम के अंदर। अच्छा, ये समझाया नहीं क्या मैंने? समझाता हूँ। ऑनरशिप ले सकते हैं लेकिन पोजीशन नहीं ले सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने विदेशों में कार खरीदी, बुगाटी कार खरीदी, तो वहां पे मैंने कार खरीदी तो ऑनरशिप मेरे पास आ गई, और मैं कार को उठा के भी कहाँ पे ला सकता हूँ? इंडिया में ला सकता हूँ। हाँ जी। तो यानी मैं पोजेस भी कर सकता हूँ उस कार को। तो इसको बोलते हैं हम क्या? विजिबल आइटम। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैंने खरीद तो ली, ऑनरशिप तो आ गई मेरे पास, लेकिन मैं उसको ला नहीं सकता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा सकता उन चीजों का। समझे? उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने वहां पे कोई अमेरिका में जमीन खरीदी है, तो वहां पे मैं ऑनरशिप तो ले सकता हूँ, जमीन मेरी ही है, लेकिन मैं जमीन को वहां से उठा के इंडिया में नहीं ला सकता ना, क्योंकि वो जमीन तो वहीं की है। सिंपल सा। चलिए, तो इस वजह से इसमें मैं पोजीशन नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल आइटम। इतना समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, 10 लाख करोड़ रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो कंपनी जो है, मेरी कंपनी तो है नहीं, वो किसी और की कंपनी थी, बस मैंने एक छोटा सा अमाउंट उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसे गूगल कंपनी में मैंने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो मैं ऑनरशिप तो ले सकता हूँ, यानी मैं मालिक तो बन गया उस कंपनी का, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उस पूरी कंपनी को उठा के यहाँ पे ले आऊँ। क्यों? क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है। सिंपल से। मैंने तो बस एक छोटा सा पार्ट खरीदा है, तो मैं पोजीशन नहीं कर सकता, मैं ओनरशिप ले सकता हूँ। यानी इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या फिर आपने कहीं पे लोन वोन ले रखा है, या फिर कहीं पे आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी है। ठीक है जी। तो ऐसे आइटम जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कैपिटल आइटम के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था ना? बहुत अच्छे। आगे चले। ठीक। अब आप खुद सोचिए, हम विदेशों से जो लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इन चारों आइटम में सबसे ज्यादा हमको पैसे कहां से मिलते होंगे? कहां से हम पैसे सबसे ज्यादा कमाते होंगे? तो सबसे मेन और सबसे बिगेस्ट जो रीजन है जो लोग विदेशों से ट्रेड करते हैं, वो किसका है? वो है विजिबल आइटम का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इन सभी का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें इसका अलग से हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो
विजिबल आइटम के अलग से हिसाब किताब रखने के लिए हमने एक अलग से ही अकाउंट बनाया है, नया नया अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर कहीं भी मैं बोलूं बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसका मतलब ये बस समझना कि कुछ और नया टॉपिक दे दिया, इसका मतलब यही है। क्या मतलब है इसका? विजिबल आइटम। क्या मतलब है इसका? विजिबल आइटम। कोई दिक्कत नहीं। किसका मतलब? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब विजिबल आइटम। आप बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल सकते हो या फिर आप सेम इसी को बोल सकते हो विजिबल आइटम। सिंपल जी। चलिए, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर भैया बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पे हम केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ही जो डिटेल होती है वो सारी लिखते हैं बस खाली। तो समझिए ध्यान से। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बैलेंस भी बना रहे हैं, और अब बैलेंस बना रहे हैं तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस निकालना भी पड़ेगा, और बैलेंस निकालते निकालते हमको मिल सकते हैं अलग अलग केसेस। जैसे कि पहला केस में हमको मिल सकता है, कई बार हो सकता है हमको सरप्लस। अब आप खुद सोच के बताइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस कब हो सकता है? देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, यानी हम या तो एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे? खुद सोच के बताओ। एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट होता है, इंपोर्ट करने से प्रॉफिट होता है? वो क्या है? एक्सपोर्ट। बहुत अच्छे भाई, परफेक्ट। तो सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होगा, किससे? इंपोर्ट से। दूसरा, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, हमारा नुकसान। नुकसान कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट जो होगा वो कम होगा इंपोर्ट से। हम ज्यादा खरीद रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं, सिंपल से, तब नुकसान होता है। और बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा हमारा बैलेंस रहेगा। कब रहेगा वो बैलेंस? ऐसा जब हमारा एक्सपोर्ट बराबर होगा किसके? इंपोर्ट के। बस यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। इस तरीके से हम आराम से देख सकते हैं, हमारी इनकम ज्यादा हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा भाई, डेफिसिट हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की। अगर भैया डेफिनेशन पूछ रहे तब क्या लिखेंगे? क्योंकि जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा टॉपिक था, उसकी मैंने डेफिनेशन करवाई थी, सेम ऐसे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। सिंपल ना जी। चलिए, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है समझिए ध्यान से। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? यहाँ पे तो बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, और यहाँ पे बैलेंस निकाला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और वो कैसे निकालते हैं बैलेंस? कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे चेक करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट किया, मान लेते हैं कितने रुपए का? 40 रुपए का सामान आपने एक्सपोर्ट किया। वहीं पे आपने इंपोर्ट किया कितने रुपए का सामान? 30 रुपए का। तो आप बताइए आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अरे भैया प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है। आप सामान बेच रहे हो 40 का, आपने सामान खरीदा कितने का? 30 का। क्या हो रहा है आपको यहाँ पे? क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। और ये प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? कितने रुपए का? 30 का सामान खरीद के 20 में 40 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का है? 10 रुपए का। और यही 10 रुपए क्या कहलाते हैं? सरप्लस। और आपने कैसे निकाला प्रॉफिट? आपने निकाला एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा के। बस यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके। और डिफरेंस भी, डेफिनेशन भी यही बनी। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? इट इज अ डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इतना समझा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी अगर मैं चाहता तो मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की जगह ही लिख सकता, मतलब विजिबल आइटम की जगह लिख सकता था बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या क्या आ सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, और हमें क्या हो सकता है? बैलेंस भी मिल सकता है। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से। डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से। और बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट बराबर होगा इंपोर्ट के। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है ये। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी विजिबल आइटम को ही बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। आगे चलो। चलिए, अच्छा भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आगे और कंसेप्ट। ठीक है जी, फटाफट से नोट कर लेना। हाँ जी, शुक्र है। चलिए, तो मैंने आपको बताया अभी तक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और उसके कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में एक कंसेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जिसके अंदर हम खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अच्छा, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअल में देखोगे ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो वहां पे विजिबल आइटम के साथ विजिबल आइटम भी लेने लग गए कुछ लोग। तो पुराने जमाने में चलता था जब हम केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते थे, मतलब कि गुड्स को ही लेते थे, क्योंकि पहले हम ट्रेड करते थे अगर किसी देश से, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था बस खाली, यानी गुड्स के ट्रेड करते थे। इनविजिबल आइटम पहले कंसेप्ट नहीं होता था, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम ही नहीं करते थे किसी दूसरे देश को। सिंपल सा। लेकिन आजकल होने लग गया है, तो कई बार आपको मिल जाएगा नए कंसेप्ट के अंदर कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेने लगे। फिलहाल आपके क्वेश्चन में, एग्जाम्स में इनमें से कुछ भी नहीं आने का। ठीक है जी, जितना भी मैंने समझाया उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। जो कंसेप्ट आएगा वो मैं अब समझाने जा रहा हूँ।
और ये समझना मुश्किल मतलब इंपॉर्टेंट था, जो कंसेप्ट आएगा उसके समझने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से मेन कंसेप्ट पे फोकस कर पाओ जो आपके एग्जाम में आता है। श्योर है? चलिए सुनो ध्यान से। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं चार, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और ट्रांसफर आइटम और कैपिटल आइटम। इन्हीं सबको रिकॉर्ड किया जाता है कहां पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ भी लिखा तो हम ऐसे उठा के बस रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे मान लो मेरी परचून की दुकान है, कोई चीनी लेने के लिए मैंने रामू ने 2000 रुपए की चीनी खरीदी, श्यामू आया, श्यामू ने 4000 रुपए की चीनी खरीदी। नहीं, ऐसे नहीं करते भाई, तरीका होता है लिखने का। हम डेट बनाएंगे या फिर इतनी तारीख को इतना लिखा, उसने सामान लिया, उस पे रामू का हिसाब किताब अलग लिखेंगे, अलग पेज पे लिखेंगे, श्यामू का हिसाब किताब अलग पेज लेंगे, अलग किसी और बंदे के लिए, समझे? ताकि ऐसे होश पोश ना हो जाए, किसी गलती ना हो जाए कि किसी कट अमाउंट किसी और क्या अमाउंट के अंदर जोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो तरीका होता है किसी चीज को लिखने का। सेम ऐसे ही जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अब वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों को ज्यादा अच्छी समझ में आता होगा, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में। तो हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ खाते बनाने पड़ते हैं। अब वो जो खाते होते हैं ना, बेसिकली हमें 3 खाते बनाने पड़ते हैं। मेन तो हमारे 2 ही होते हैं बस खाली, लेकिन तीसरा भी बनाया जाता है कभी कभी, वो आगे बताऊंगा कभी। अभी आप मान के चलो, बेसिकली हमारे जो अकाउंट्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर 2 खाते बनाए जाते हैं। सिंपल। एक का नाम होता है करंट अकाउंट और दूसरे का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। पहले का नाम क्या है? करंट अकाउंट, और दूसरे खाते का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। सिंपल, बढ़िया। अब समझिए, अब ये जो 4 ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेरे को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में बस यही 4 ट्रांजैक्शन है। अब इन्हीं 4 ट्रांजैक्शन को मेरे को रिकॉर्ड करना है। अब इन्हीं में से, चारों में से कुछ ना कुछ करंट अकाउंट में आएंगे और कुछ ना कुछ कहां पे आएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिंपल। चलिए, तो बस इसी को रिकॉर्ड करना है। अब देखो कौन से ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगे, मैं सिंपल से बताता हूँ। विजिबल आइटम है वो भी करंट अकाउंट के अंदर आता है, इनविजिबल आइटम है वो भी करंट अकाउंट के अंदर आता है, और ट्रांसफर आइटम भी करंट अकाउंट के अंदर आता है। बस ये जो कैपिटल आइटम है ना, इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आया? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बस केवल कैपिटल आइटम आते हैं, बाकी सारे आइटम किसके अंदर आते हैं? करंट अकाउंट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी किसमें आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी किसमें आता है? करंट अकाउंट में। विजिबल आइटम भी, इनविजिबल आइटम भी और ट्रांसफर आइटम भी, तीनों आइटम किसमें आते हैं? बैलेंस करंट अकाउंट में। और कैपिटल आइटम आता है बस खाली किसमें? कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये सिंपल सा था। तीसरा अकाउंट भी बनता है, तीसरे अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन आते हैं, वो मैं बताऊंगा एंड में, आगे चलते चलते जैसे मेरे को समझाने का मौका मिलेगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं। शुक्रिया। आगे चलिए। तो मेन जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि ये सब चीजें पूछो, नहीं, वो आपसे एग्जाम्स में पूछेगा बताओ एक डिफरेंस छोटा सा। कौन सा डिफरेंस भैया? वो पूछेगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप डेफिनेशन कहीं पे भी बुक में से ढूंढ लोगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। कई बच्चे, क्योंकि मैं कमेंट करता हूँ भाई, मैं इजी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। कई बच्चे कमेंट करते हैं भैया आपने मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन लिखवाया करो, थोड़ा सा ये इसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपने बना के कुछ भी लिख दी डेफिनेशन ऐसे। भाई मैंने बुकों में से ढूंढ के लिखी है वाली डेफिनेशन, लेकिन आपको फिर भी अगर डेफिनेशन नहीं चाहिए तो आप गूगल से चेक करके जो आपको बेस्ट लगे आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझो बस खाली, डेफिनेशन आप कहीं से भी उतार लोगे। चलिए कंसेप्ट समझाता हूं मैं। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, मैं सीधा कंसेप्ट बता देता हूं। 4 के 4 डिफरेंस सुनिए ध्यान से, बहुत इजी है और फ्री के नंबर दिलवाएगा। समझिए, करंट अकाउंट आप बोलोगे इनमें कौन कौन से आइटम आते हैं, तो सबसे पहला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का विजिबल आइटम जो होता है वो किसमें आता है? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, तो हमको वही लिखना है, इट इंक्लूड्स विजिबल आइटम, ठीक है, बट इट डज नॉट, ठीक है जी, बट इट डज नॉट इंक्लूड विजिबल आइटम। आप चाहो तो लेंथी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी, ठीक है जी। तो इसमें करंट अकाउंट में विजिबल आइटम आता है। सेम इस तरीके से इनविजिबल आइटम किसमें आता है? करंट अकाउंट में। तो बस यहाँ पे लिखना है इट इंक्लूड्स इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम भी यहाँ पे आता है लेकिन इसमें नहीं आता। तीसरा, ट्रांसफर आइटम भी किसमें आता है? इसी में। तो ट्रांसफर आइटम भी इसमें आता है, इट इंक्लूड करता है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता। लास्ट कैपिटल आइटम, वो किसमें आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है इट इंक्लूड्स कैपिटल आइटम बट इट डज नॉट। सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, आसान था ना, बस एक छोटा सा डिफरेंस था। 4 नंबर तक का आपके डिफरेंस आपके एग्जाम्स में आएगा, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है जी। डेफिनेशन और लिख दोगे तो 5-6 नंबर आपको मिल सकते हैं अच्छे खासे। आगे चलें, पक्का पक्का ना। चलिए एक डिफरेंस और है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, वो डिफरेंस और करवा देता हूँ साथ साथ। बिल्कुल सेम ही ऐसा डिफरेंस है, कोई ज्यादा उसमें चेंज करने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो दूसरा डिफरेंस जो आपके एग्जाम्स में आता है, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता है, वो कौन सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस। एक बार देखो भाई, नीचे दिखाई दे रहा है आपको? चलो दिखाई दे रहा है।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस करना है। अब ये डिफरेंस कैसे होगा समझिए ध्यान से। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस, सबसे पहले तो आपको लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन आई होप करता हूँ भाई आपको याद होगी। डेफिनेशन क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या एक स्टेटमेंट है जहां पे हम एक देश के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए कंट्री टू अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि एक देश से दूसरे जितने भी देश हैं उनसे होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई आपकी पहला डिफरेंस। आगे चलते हैं, दूसरा डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आपको मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आते हैं, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं कितने हैं? 4 बस खाली, यानी ये चारों किसके अंदर आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो मैं लिख सकता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सिंपल, विजिबल आइटम को ही बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स इनविजिबल आइटम, इट इंक्लूड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल भाई इसको चाहो तो लिख सकते हो आप, UNILETRAL, यूनिलेटरल ट्रांसफर आइटम, तो ट्रांसफर आइटम, ठीक है जी। और इट इंक्लूड्स पांचवा, इट इंक्लूड्स कैपिटल आइटम। ये सारे आइटम किसके अंदर आते हैं? ये सारे ही आइटम किसके अंदर आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यहाँ पे क्या लिखोगे सर? इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड था, तो यहाँ पे आ जाएगा इट डज नॉट इंक्लूड। अच्छा देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये तो नहीं लिखा हमने कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड ही नहीं आता। सिंपल सर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जैसे इसमें लिखा बीओटी में, बीओटी आता है, यहाँ पे लिखोगे बीओटी में, ये क्योंकि ये छोटा पार्ट है ना, उसके अंदर पूरा बीओटी कैसे आ सकता है, बीओपी कैसे आ सकता है? तो इट डज नॉट इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे सुनिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर ये चारों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब ये एक छोटा सा अकाउंट है जिसके अंदर बस ये वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। तो इस छोटे से अकाउंट में ये बड़ा सारा अकाउंट, मतलब पूरा बड़ा अमाउंट कैसे आ सकता है, पूरा बड़ा चैप्टर कैसे आ सकता है ना सर? सीधी बात ये समझो, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है पिताजी है, इनके ये 4 बच्चे हैं, तो बाप की वजह से बच्चे आते हैं, है ना भाई? बच्चों की वजह से बाप, मतलब आप समझ गए, ठीक है भाई? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है भाई? हाँ, विजिबल आइटम वो किसमें आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है? नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करते। सेम ऐसे ट्रांसफर आइटम को यहाँ पे नहीं लिखते, यहीं पे सेम ऐसे कैपिटल आइटम को भी यहाँ पे नहीं उतारते। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छे। कह रहा भैया 5 डिफरेंस हुए, भैया एक और डिफरेंस लिख देते तो मजा आ जाता। सर एक और डिफरेंस में लिखवा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा जब मन करेगा मैं आपको तब करवा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? चलिए आगे चलो, ठीक, आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक मेरे को याद रहता है सर, मैं करवा दूंगा छठा टॉपिक आपका, छठा डिफरेंस, ठीक है जी, जब आपको करवाना होगा। फिलहाल आगे चलते हैं। तो 2 डिफरेंस मैंने करवा दिए, आपके एग्जाम्स में पक्का डिफरेंस आएंगे भाई, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस, और बीओपी और बीओटी में डिफरेंस, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है, वो तीसरा जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता है, वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे? अब आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, बहुत इजी है। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट के बारे में पूछा है तो आप बता दो, इसके 3 कंपोनेंट है। पहला बीओटी विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, तीसरा ट्रांसफर आइटम। सिंपल, और उसको एक्सप्लेन कर दो विजिबल आइटम क्या होता है और क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे होता है, सरप्लस क्या होता है, और ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है? इनविजिबल आइटम एक्सप्लेन कर दो आराम से, ट्रांसफर आइटम एक्सप्लेन कर दो आराम से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेन जो दिक्कत आती है ना, वो आती है वो जब पूछेगा एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो बस केवल एक ही आइटम आता है, वो भी कौन सा? कैपिटल आइटम। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे थोड़ा सा ज्यादा? तो मैं बता रहा हूं आपको क्या, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, बस वो समझाने जा रहा हूं आपको। एक बार देख लो भाई, साइड में दिख रहा है, चलिए सर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बस आपको वो समझना है, इस कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट। इस कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट समझने के लिए ना, आप सीधा एक काम करो, आप एग्जांपल ही डाल दो, ठीक है जी। मैंने एग्जांपल ये नहीं लिखे थे, ये तो इसकी डेफिनेशन बनती थी। एग्जांपल आप समझा रहा हूं आपको, एग्जांपल क्या है। सबसे पहला एग्जांपल है भाई, सबसे पहला एग्जांपल एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी, तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी
हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, कहीं से विदेशों से आपको क्या मिली, इन्वेस्टमेंट मिली। तो अगर विदेशों से आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी विदेशी कंपनी ने, किसी विदेशी इंसान ने हमारे देश में डायरेक्टली क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट करी है, और इसी को क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सर। और ये जब भी पैसा आता है हमारे देश में, क्योंकि देखो अगर किसी विदेशी इंसान ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या हम वो उसकी पोजीशन ले सकते हैं, उसकी कंपनी ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कंपनी उसकी रहेगी। सिंपल सा, पैसा तो आ जाएगा हमारे पास लेकिन कंपनी उसके पास रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट, और इसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेम ऐसी अगर हम पे करते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। सिंपल सर। चलिए दूसरा, दूसरा होता है भाई, इसको ब्लैक में लिख देता हूँ ताकि आपको हेडिंग याद रहेगी, FDI। चलिए शुरू करते हैं। अगला आता है FII। अब ये FII क्या वाला है, अब ये FII क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कभी विदेशी कंपनियां अगर हमारे देश में इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, कभी विदेशी कंपनियां हमारे देश में इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो जो भी पैसा हमारे पास आता है उसको बोलते हैं हम FDI। कह रहा है भैया पागल बना रहे हो क्या, पागल हो गए हो क्या, FDI का मतलब भी सेम ही होता है, विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करती है हमारे पास पैसा आता है उसको बोलते हैं FDI। FII का मतलब भी सेम ही होता है, विदेशी कंपनी हमारे पास आती है, हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, उसको बोलते हैं FII। बिल्कुल सर, दोनों मतलब सेम ही होता है, जबकि एक इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है इसका, तीसरा नाम, और वो तीसरा नाम क्या है, और मैं करके लिख देता हूं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कह रहा भैया समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ, मैं बता रहा हूँ सर। जैसे कोई विदेशी कंपनी आई, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, FDI और FII दोनों ही बोल सकते हैं। बस वो देखा जाएगा अमाउंट, उसने कितना इन्वेस्ट किया है। अगर वो मान लो क्या बोलते हैं 100 रुपए की कंपनी है, ठीक है, और जो भारत से विदेशी कंपनी आई इन्वेस्ट करने के लिए उस देश में, उस कंपनी के अंदर, अगर वो 10 रुपए या फिर उससे ज्यादा पैसा लगा रही है तो इसको बोलेंगे FDI। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10% से ज्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10% से ज्यादा है तो उसको बोला जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10% से कम है, 10% से कम है, तो उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो छोटा अमाउंट लगा रही है, छोटा उसमें पोर्टफोलियो बना के चल रही है कंपनी अपना। सिंपल जी, थोड़ा साइड कर देता हूं। हाँ जी, तो कंपनी क्या है, अपना एक इन्वेस्टमेंट का छोटा सा अमाउंट बना के चल रही है, छोटा सा पोर्टफोलियो बना के चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे सर, FII। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा अमाउंट, कई बार हमारे देश से ना लोग विदेशों में चले जाते हैं रहने के लिए, और वहां पे पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे अपने माता पिता को पैसा भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे जो NRI जो लोग होते हैं, वो जो ट्रांसफर करते हैं या फिर हमारे देश में डिपॉजिट करते हैं, NRI का जो पैसा हमारे देश में आता है, वो भी तो हमारे लिए एक तरीके से पैसा आ रहा है ना भाई। हाँ जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक तरीके से पैसा हमारे पास आता है। NRI जो लोग पैसा भिजवाते हैं उसको भी इसी अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, यानी कि उसको भी कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। सिंपल से। चलिए चौथा आइटम कौन सा भाई, चौथा आइटम है कि बैंक ट्रांसफर्स, सॉरी ब्रांच लिख देता हूं, ब्रांच ट्रांसफर्स, इसको हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो जैसे मान लो एक बैंक है, SBI बैंक मान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में ब्रांच खोल रखी है, जो कि विदेशों में ब्रांच खोल के बैठा है, तो उसने क्या किया, अपने विदेशी वाली जो ब्रांच है ना, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने वहां से पैसा अपने देश में मंगवा लिया। पैसे तो बैंक का ही, SBI बैंक का, हाँ जी, तो उसने पैसा मंगवाया, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ट्रांसफर, ठीक है जी, या फिर ब्रांच ट्रांसफर। तो इन्होंने ट्रांसफर करवाया, बस खाली पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो दिक्कत है, तो अगर आपसे पूछे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, तब आप बता दोगे विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, ट्रांसफर आइटम। लेकिन अगर आपसे पूछे वो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बताओ, तब आपको बताना है FDI, FII, NRI डिपॉजिट्स, और उसके बाद बैंक ट्रांसफर्स, ब्रांच ट्रांसफर्स। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डिफरेंस, दूसरा BOP और BOT में डिफरेंस, तीसरा कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की पक्की बात।
बहुत अच्छे। अब एक देखो, एक छोटा सा डिफरेंस और है जो कि पहले तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया और बहुत ज्यादा फेमस हो गया। एक बार जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? जो कि आजकल ज्यादा पूछने लग गए पेपर वाले, ठीक है जी, उस क्वेश्चन को एक बार वही करवा देता हूँ, छोटा सा ही है बस। हाँ जी, श्योर है, चलिए जी, तो चालू करते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन जो आता है, जो डिफरेंस आपके एग्जाम्स वाले पूछने लग गए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस पुराना हो गया। आप पूछते हैं सीधा करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस बताइए। यानी कि ये करंट अकाउंट है और ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें डिफरेंस बताओ। तो पहली चीज तो सर आप डेफिनेशन लिख देना, ठीक है जी। और कई बार यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डाल देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। चलिए, तो पहले तो आपने डेफिनेशन डाल दी तीनों की, उसके बाद आपको आराम से इसको समझाना है सर कि क्या होते हैं तीनों कंसेप्ट और इसके अंदर क्या कौन से आइटम आते हैं। जैसे जो करंट अकाउंट के अंदर, इसके अंदर तीन आइटम आते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, ट्रांसफर आइटम। तो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और ट्रांसफर आइटम, ये तीनों अमाउंट इसके अंदर आते हैं। तो दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आपके यही बन जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार आइटम आते हैं, ये चारों चारों ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बस खाली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट आते हैं, ठीक है जी। तो आप आराम से इनको समझा सकते हो, इसमें ये चीज आती है। अब उसके बाद आगे क्या समझाना है, अब आपको बताना है इनका बैलेंस कैसे निकलता है, ठीक है जी। इसका बैलेंस कैसे निकलता है? इसका बैलेंस निकलता है कैसे? सरप्लस, डेफिसिट और जो मैंने आपको बताया था कौन सा बैलेंस वाला वो टॉपिक। तो सरप्लस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से। बैलेंस डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट से। बैलेंस कब होता है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होते हैं। सिंपल से इतना, बहुत अच्छे, ठीक है जी। इसका बैलेंस कब होता है? यही मेन चीज आपको समझानी थी, जो कि मेरे को आप समझाना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब देखो, जब छोटे छोटे अकाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि एक बड़ा अकाउंट है, क्या प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करेगा? हाँ जी, कैलकुलेट करेगा। और जब मैंने आपको बताया कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में बस दो ही अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों का ही बैलेंस देखा जाएगा उसमें। हाँ जी, बिल्कुल देखा जाएगा। तो बस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है वो कैसे निकलता है, यहाँ पे सरप्लस कैसे आता है, ठीक है जी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस कैसे आता है, तो आप समझना, जैसे ही कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस का जोड़ जो है पॉजिटिव में आया, तो हम ये मान लेते हैं काम पे हम सरप्लस में है, ठीक है जी। और डेफिसिट कब होता है? तो भैया डेफिसिट कब आता है? तो जब भी कैपिटल अकाउंट प्लस में करंट अकाउंट का बैलेंस आया आपका नेगेटिव में, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है। और भैया फिर बैलेंस कब आएगा? तो बैलेंस जब कैपिटल अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का जो जोड़ है वो आपका जीरो आ जाए, यानी कि ना आपके पास पॉजिटिव में कोई आंसर आ रहा है ना नेगेटिव में कोई आंसर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यही था आपका जो छठा डिफरेंस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। याद है मैंने बोला था एक पॉइंट रह गया, वो करवाऊंगा मैं, छठा डिफरेंस यहाँ पे। हाँ जी, तो वो छठा डिफरेंस भी आप यहाँ पे उतार सकते हो। ये होता है इसका बैलेंस करने का तरीका, और ये पूरा होता है इसका बैलेंस करने का तरीका, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने का तरीका, ठीक है जी। और जो करंट अकाउंट है इसमें बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसमें तीन चीजों का सम आता है, एक तो विजिबल आइटम, इसमें इनविजिबल आइटम और इसमें ट्रांसफर आइटम। इन तीनों का बैलेंस करके जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सरप्लस बोल देते हैं, यानी पॉजिटिव में आया तो सरप्लस, जीरो आ गया तो बैलेंस, और अगर आपका आंसर आ गया नेगेटिव में तो इसको क्या बोल देते हैं? लॉस या फिर डेफिसिट। जैसे मैंने यहाँ पे दो को बोला जोड़ा है ना, यहाँ पे तीनों अमाउंट को जोड़ना है आपको, सिंपल, विजिबल, इनविजिबल और ट्रांसफर आइटम, ये तीनों। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस बोल देता है आपको करने के लिए, तो मैंने 6 जो डिफरेंस करवाया आराम से आप कर लोगे कि इसमें विजिबल आइटम आता है, इसमें विजिबल आइटम आता है, इसमें ट्रांसफर आइटम आता है, इसमें, अच्छा कई बार इनमें बोल दे तो इसमें ट्रांसफर आइटम मतलब इसमें ट्रांसफर आइटम आता है, इसमें ट्रांसफर आइटम नहीं आता, ठीक है। इसमें कैपिटल आइटम नहीं आता, इसमें कैपिटल आइटम आता है, ऐसे करके कर दोगे, सिंपल से। बस ऐसे ही आइटम से आपको बनाने हैं डिफरेंट, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। बस आपको एक कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, समझ में आया जी? कोई दिक्कत नहीं। बस कभी इसमें और इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, कभी के बार बीओटी और इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, समझे? तो ऐसे ही पूछेगा बस खाली सवाल, और आपको ऐसे ही करके आना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब चालू करते हैं सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में कई बार देखा गया है,
आया ही आया है। तो इसको रिकॉर्ड कर लो भाई, जिसको रिकॉर्ड करना है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी शुक्र है। चलो फिर, तो मैंने अभी तक आपको समझा दिया कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालोगे, है ना जी। अब समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी इकोनॉमी में जितने भी और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। अब हो सकता है कि पूरी इकोनॉमी पॉजिटिव में जा रही हो सकता है पूरी इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही हो। अब पॉजिटिव में जाती है तब तो बोले बल्ले भाई पैसा ही पैसा आ रहा है हमारे पास, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन सोचिए, अगर गलती से हमारी इकोनॉमी कभी चली गई नेगेटिव में, तो हमको क्या हो जाएगा? लॉस। हमको क्या हो जाएगा? लॉस। अब अगर इकोनॉमी लॉस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, डेफिसिट में जा रही है, तो कैसे रिकवर करती है गवर्नमेंट? तब देखिए, गवर्नमेंट जो होती है तब बनाती है स्पेशली तीसरा अकाउंट। मैंने बोला था ना यहाँ पे कि यहाँ पे 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट ये बनेगा, दूसरा अकाउंट मान लो ये बन गया, ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तीसरा अकाउंट बनेगा ऐसा। इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तीसरा अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और ये अकाउंट हमेशा नहीं बनाया जाता, हमेशा केवल 2 ही अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये जो है ये तीसरा अकाउंट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये केवल तब बनाया जाता है जब कोई इकोनॉमी कहां पे जा रही होती है? लॉस में जा रही होती है। समझ में आया? इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले आइटम केवल एक ही है। क्या? इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाला आइटम है केवल लोन। वो भी कहां से? लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। तो हमारी इकोनॉमी जब भी लॉस में जाती है, घाटे में जाती है, तो हम वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से लोन मांगते हैं। वो जो लोन का अमाउंट होता है उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। और ये ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना, तो इसीलिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को माना जाता है कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ना एक पार्ट है किसका? इट इज ए पार्ट ऑफ करंट, सॉरी, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया ना सर कि इतने टाइम से कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो तब वो आएगा, इसमें कोई आपको लोन वोन पे करना हो तो वो आएगा अमाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर ये वाले टॉपिक्स आते हैं, यानी कि हमने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया तो वो आ जाएगा, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आ जाएगा, एनआरआई का डिपॉजिट्स आ जाएंगी, बैंकिंग ट्रांसफर आ जाएंगे। सिंपल सर। तो ये सब है इसके कंपोनेंट्स। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट केवल कब बनता है? जब हमारे देश में क्या हो रहा होता है? घाटा। अगर लॉस है तभी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बनेगा, अगर लॉस नहीं है तब भी हम लोन क्यों ही लेंगे, तभी अकाउंट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। पक्का पक्का। हाँ, अब ऐसे मान लो कि ये जो दो भाई है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो दो अकाउंट है, करंट अकाउंट और ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये दो भाई हैं जो कि घर के अंदर चलते हैं, छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरे नंबर के भाई हैं जो कि पैसे वैसे कमाते हैं। जो मेन बड़ा अकाउंट है ना वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। घर में ये अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, क्योंकि आप ज्यादा देखा जाता है जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो थोड़े सिंसियर होते हैं, ठीक है जी। वो पेपर मतलब अपने पेरेंट्स का प्रेशर थोड़ा समझते हैं कि भाई मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो किस हालत में जी रहे हैं और क्या बोलते हैं कैसे उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, समझे। तो ये माना जाता है जो बड़ा भाई होता है वो बाप के समान होता है, कि वो जानता है भाई कि पापा मेरे किस तरीके से एफर्ट लगा के डालते हैं, काम करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, ठीक है जी, समझता है वो सब चीजें। तो ये मान लो ये एक बड़ा भाई है जो कि अगर मेरे दोनों छोटे भाई ने कभी भी अपनी इकोनॉमी को, अपने घर को कभी घाटे में पहुंचाया या फिर कभी भी घाटे में लेके गए, तब ये बड़ा भाई आएगा और हमारी इकोनॉमी को सेव करेगा। कैसे? वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आएगा, क्योंकि बड़े भाई की इमेज थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, वो कहीं पे पैसा मांगता तो मिल जाता है उसे, चोरी चकारी करने का काम नहीं करता वो अपना, ठीक है जी। तो इस तरीके से बड़ा भाई होता है ना सेवियर होता है, मतलब सेव करने वाला होता है सबको। सिंपल जी। तो चालू करते हैं फिलहाल। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या बनता है? ये केवल तब बनता है जब हमको डेफिसिट हो रहा होता है, घाटा होता है, और इसका मतलब क्या होता है? हम लोन लेके आएंगे वर्ल्ड बैंक से और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करेंगे। सिंपल जी। और यही पे आता है एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो एक क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। इन दोनों में डिफरेंस बताओ। अब ये आइटम क्या है, ऑटोनोमस आइटम क्या है और एकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं? सिंपल सर। तो ऑटोनोमस आइटम का मतलब होता है ऐसे आइटम, ऐसी ट्रांजैक्शन जो ये दोनों भाई करते हैं, मतलब ऐसे काम ये जो दोनों भाई कर रहे हैं ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन सारे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है ऑटोनोमस आइटम। क्यों? क्योंकि ये सारे काम किसके लिए किए जाते हैं? इनका मोटिव क्या होता है इन कामों का? इनका कामों का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऑटोनोमस आइटम का मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन जो एकोमोडेटिंग काम होते हैं वो कौन से होते हैं? जो ये वाला भाई काम करता है ना, इसको बोलते हैं भाई एकोमोडेटिंग आइटम। यानी कि ये जो भाई काम करता है इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना, बैलेंस ऑफ
इकोनॉमी। सिंपल सी, हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने का मोटिव होता है बस खाली किसका, अकोमोडेटिंग आइटम का या फिर सबसे बड़े भाई का। बाकी प्रॉफिट कमाने का मोटिव किसका होता है, बाकी इन दोनों भाइयों का। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा डिफरेंस। अब सोचो पहले कौन काम करता होगा, जाहिर सी बात है तो नहीं, मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए जो काम करता है वही लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिट कमाते होंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर जो बड़े भाई होते हैं वो पढ़े लिख रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी मानी जाती है ना। तो ज्यादातर घरों में यही देखा जाता है भाई कि हमेशा ही बड़ा भाई जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है, क्योंकि एक बार वो सिक्योर हो गया तो पूरी फैमिली सिक्योर हो जाती है ना। सिक्योरिटी फोकस करता है, उसको ये नहीं कि जल्दी जॉब लग जाए, वो होता है कई बार जल्दी जॉब लग जाती है क्योंकि वो पहले ही कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन मेन बात होती है कि पैसा कमाने पे जो फोकस करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो बचपन से ही जो छोटे भाई बहन होते हैं ना वो कारतूस होते हैं थोड़े से, ठीक है जी, हाँ जी। तो इसलिए वो फोकस करते हैं पैसे कमाने पे, इसलिए पैसे कमाने के चांसेस इनके पास बहुत सारे होते हैं। तो ये लोग मोटिव क्या होता है इनका, प्रॉफिट मेकिंग। इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है सबसे पहले यही ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, कोई बिजनेस करना हो कोई काम करना हो तो ये लोग सबसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा भाई भी कर सकता है कई बार, लेकिन वही है कि अपनी सिक्योरिटी को ध्यान रखता है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, ये टेंशन फ्री है। बड़ा भाई है ना वो देख लेगा आराम से, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो इनका मोटिव जो होता है ना, इसका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है अर्निंग करना ज्यादातर। तो इसलिए पहले ट्रांजेक्शन ये करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं, इनके सारे ट्रांजेक्शन, इनके सारे आइटम ये होते हैं अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे सारे के सारे अबव द लाइन ट्रांजेक्शन आते हैं। लेकिन जब लाइन क्रॉस हो जाती है उसके बाद ही ये अपना भाई आता है अपने देश को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो ये होते हैं बिलो द लाइन ट्रांजेक्शंस। सिंपल से इतना। आगे चले तीसरा। अब इनमें आइटम कौन से आते हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे कि इसमें एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आता है, ठीक है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा इसमें आते हैं गिफ्ट्स आते हैं, ग्रांट्स आती हैं, डोनेशंस आते हैं, सर्विसेज आती हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे आइटम आते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन से आते हैं, इसमें केवल एक आइटम आता है लोन, वो भी कहां से लिया हुआ, वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे। आगे चलो, आगे चलते हैं। चौथा, हमेशा याद रखना जो छोटे भाई होते हैं ना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो इनकी वजह से हमारी हमारी इकोनॉमी हमेशा ही रहती है अनबैलेंस। ये हमेशा हमारी इकोनॉमी को क्या कर देते हैं, अनबैलेंस। हमेशा हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, अनबैलेंस। कभी ये सरप्लस में होगी, कभी डेफिशिएट में होगी, लेकिन कभी बैलेंस नहीं होती। लेकिन हमेशा ही हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए कौन आता है भाई, ये वाला भाई, यानी कि सबसे बड़ा। इसको ये हमारी इकोनॉमी को हमेशा क्या करता है, बैलेंस करने के लिए ही आता है। इसका जन्म ही हुआ है हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना। सिंपल सर। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, तो इसलिए भाई मेक श्योर कर लेना कि ये डिफरेंस आप करके जाओ, ठीक है जी। तो मैंने काफी डिफरेंस करवाए 3-4, वो डिफरेंस करके जाओ। अब इसमें 2 टॉपिक और रह गए, ठीक है जी, ताकि मैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट ताकि मैं अगला टॉपिक करवा पाऊँ। सिंपल से। तो अगर आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो तो भाई आज मतलब कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब कि दिल से, गले से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कर दिया आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है, बाद में कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम में, है ना, नहीं मतलब मिलते हैं अभी अगला टॉपिक पे। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। हाँ भाई शुरू करते हैं। तो चालू करते हैं भाई अपना अगला टॉपिक। लास्ट 2 टॉपिक रह गए बस। टॉपिक का नाम आता है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था सर कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई बार होता है प्रॉफिट, कई बार होता है लॉस। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, बैलेंस जब भी होता है ना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बैलेंस कब होता है, जब करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट का जो सम है वो आपका 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस। और कभी भी अगर पॉजिटिव सम आ रहा है तो इसको बोलेंगे सरप्लस, और कभी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। सिंपल। चलिए अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, हर बार तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, कभी चलते पॉजिटिव में होगा, कभी नेगेटिव में होगा। तो ये ज्यादातर नेगेटिव में हो जाता है कई बार, और लॉस तभी होता है सभी लोगों को, ठीक है। तो कभी भी अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो उसको मतलब कारण क्या हो सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम होने के, क्यों हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में जाता है, लॉस में जाता है, तो उसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण सर जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज क्या होता है, कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, जैसे फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब की वजह से जो हमारी जमीन है वो बर्बाद हो जाती है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो कहाँ विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे सामान, ठीक है जी, हमें विदेशों से इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है, और इंपोर्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है, कई बार पैसों के चक्कर में,
कई बार पैसों के चक्कर में कैसे, कई बार ना हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं और हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि हमारे देश में वो सामान मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, बैलेंस नेगेटिव में चले जाते हैं या फिर डिसिक्लिम हो जाते हैं। सिंपल सी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई बार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से भी, जैसे कुछ लोग क्या देखते हैं, हमारे देश में इन्फ्लेशन है तो वो सामान हमारे देश से ना खरीद के बाहर से खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे सामान क्या मिल रहा है, उन्हें सस्ता मिल रहा है, जिसके चक्कर में हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। सिंपल। और इसलिए हमें क्या होता है, लॉस। हमें मतलब हमारी कंट्री को क्या होता है, लॉस। जब सामान में देश में है चीजें फिर भी हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है तो घर में क्या होगा, घाटा ही होगा। तो इसलिए लॉस को झेलना पड़ता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से। इन दोनों क्राइसिस को बोलते हैं, इन दोनों कॉजेस को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, यानी पैसे से रिलेटेड कॉजेस। सिंपल इतना। आगे चलते हैं। अगला कारण क्या आता है भाई, अगला कारण आता है भाई पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी को लॉस झेलना पड़ता है या फिर डिसिक्लिम होना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनके रिलेशन अच्छे ना रहे किसी भी देशों से। जैसे पाकिस्तान, इस टाइम पे पाकिस्तान हर यही चाहता है कि उसके हर देश से जो है रिश्ते नाते टूट जाए, वो किसी भी देश के साथ बना के नहीं रखना चाहता। सिंपल। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्या हो रहा है, जब रिलेशन रहेंगे नहीं तो फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से हो पाएगा, सिंपल जी, वो ट्रेड कहां से कर पाएगा, इसलिए उनकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, डिसिक्लिन। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी भी होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो विदेशी मतलब पैसा जो है वो इन्वेस्ट करे बाहर विदेशों में जाके। कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर विदेशों में पैसा अच्छा मिल रहा है तो बाहर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से पैसा रिटर्न अच्छा आ सकता है। सिंपल जी। तो कई बार गवर्नमेंट ऐसे सोचती है अपने देश में ना इन्वेस्ट करके मैं बाहर अगर इन्वेस्ट करती हूँ, जैसे पापा मम्मी कई बार सोचते हैं बाहर वहां पे एक जमीन मिल रही है, वहां पे जमीन ले लेता हूँ, इन्वेस्ट करने में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझे। कई बार ये भी सोचते हैं कि वही पैसा अगर मैं बच्चे की पढ़ाई पे लगा देता हूँ तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी ना, जिससे वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकता है। तो अपने घर में पैसा इन्वेस्ट ना करना चाहिए, वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, इकोनॉमी डिसिप्लिन में पहुंच जाती है उनकी। सिंपल सर। तो इसी तरीके से अगर आप बाहर में आउटफ्लो भी ज्यादा करोगे पैसे का तब भी क्या, हाँ करना चाहिए बाहर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको मैनेज करना पड़ेगा कि घर में कितना लगाना है बाहर कितना लगाना है। सिंपल जी। तो जैसे ही आप मैनेज कर लोगे तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वरना डिसिप्लिन में। आगे चलते हैं। लास्ट आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या मतलब होता है, सोशल फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेस्ट। जैसे जो भी चीज हम खाते हैं या फिर जो पहनते हैं हम चीजें यूज करते हैं, जो भी चीजें हम, अगर हमारा जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, जैसे हमें पसंद ही नहीं आ रही अपने देश की चीजें अब, तो हमें अगर विदेशी चीजें पसंद आ रही है तो हम वहां की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं। अगर हमको वहां का कल्चर पसंद आ रहा है, वहां के कपड़े पसंद आ रहे हैं तो वो चीजें खरीदना चालू कर देंगे। वहां की गाड़ियां पसंद आ रही हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो वहां की गाड़ी अगर पसंद आ रही है तो वो चीज खरीदना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा, हमको लगेगा कि स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा हमारा। सिंपल जी। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमें बार बार लॉस झेलना पड़ता है, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में क्या होता है, डिसिप्लिन हो जाता है। और इसी चक्कर में हमें इसका सामना करना पड़ता है, किसका, डिसिप्लिन का। आगे चलते हैं। तरीके क्या है जिस तरीकों से हम हटा सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसिप्लिन को। सबसे पहला तरीका डिसिप्लिन को हटाने का, सबसे बेसिक तरीका है क्या, ट्रेड पॉलिसी बनाना है गवर्नमेंट को। अपनी क्या बनानी है, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट क्या करे, कम करे। यानी हम विदेशों में ज्यादा बेचें ना कि खरीदें। खरीदना कम है, थोड़ा सा जो जरूरी चीज है वो खरीदो बस, खाली कोयला पेट्रोल जो भी चीज हमारे देश में नहीं मिलती हम वो चीजें ज्यादातर बेचना चालू कर दें जो चीज हम बना के बेच सकते हैं। सिंपल सर। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि रिड्यूस करे अपना एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या करना है, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट पता है फालतू के खर्चे कई करती है। कई बार गवर्नमेंट, जैसे आपने लोन लिया तो गवर्नमेंट आपका लोन माफ कर देती है। कई बार गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत कम लगाती है। तो गवर्नमेंट को ना अपनी ये जो पॉलिसीज है ना इनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट कैसे करना चाहिए, सॉरी भाई अगर नोटिफिकेशन की, ठीक है जी, समझिए। तो गवर्नमेंट को ना अपनी चीजों को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है सर, मैं बताऊंगा आगे चल के चैप्टर में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी बस ये समझ लो अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई जो है वो बैंकों पे कंट्रोल करती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए और क्या बोलते हैं बाकी सब रेट्स कितने होने चाहिए, सीआरआर एसएलआर सब आता है, मगर अभी आगे चलेंगे बताऊंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सब चीजों को, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है अपने लिए या फिर आरबीआई के लिए बैंकों के ऊपर लगाती है, जो भी इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो कम ना रखे, ज्यादा रखे, स्ट्रिक्ट रखे, अच्छे तरीके से रखे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो जो बैंक है वो मनमानी ना करे, विदेशों में बाहर लोगों लोन ना दे, ताकि वो बाहर से डिमांड ही ना कर पाए, समझे जी। जिससे हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब विदेशों से लोग खरीदेंगे नहीं सामान तो, समझे। तो हमें क्या रखनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका जिससे हम डिसिप्लिन को खत्म कर सकते हैं वो क्या है, एक्सपेंडिचर स्विच पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विच पॉलिसी मतलब अगर आपका ज्यादातर पैसा विदेशों में जा रहा है, यानी आप बाहर विदेशों से सामान खरीद रहे हो बार बार, तो एक काम करो ना, वही सामान अपने अपने देश में बनाना चालू कर दो। जैसे आपने नोटिस किया होगा, पहले आईफोन हमें बाहर से खरीदना पड़ता था विदेशों से,
लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जब हम इतना सारा पैसा विदेशों को दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्यों ना अपने ही देश में आईफोन बनाया जाए। हाँ, पैसा तो अगर देखा जाए तो अब ऐसे ना आप पकड़ के हम ऐसे ही पकड़ रहे हैं, पैसा तो अभी विदेशों में जा रही है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा तो पैसा हमारे पास बच रहा है ना। जहां आईफोन के लिए लाख रुपए देते थे और वो लाखों रुपए जाते थे हमारे पास से विदेशों में, अब क्या है, आईफोन 40-50 हजार में मिल रहा है ना, क्योंकि वो अपने देश में बनाया जा रहा है। तो हमारे देश के जो पैसे हैं जो 40-50 हजार रुपए ही जा रहे होंगे विदेशों में, जबकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी लगाएगी, तो और कम पैसा होगा जो विदेशों में जाएगा। समझे जी? तो इस तरीके से हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हम विदेशों से चीजें खरीदते थे, विदेशों से ना खरीद के कहां से खरीदेंगे, इंडिया वालों से, अपने देश में बनाएंगे। सिंपल से। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो स्विच हो जाएगा, हम बाहर खर्चा करने के अपने ही देश में खर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, अगला एक्सचेंज कंट्रोल। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सचेंज को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि महंगाई मंदी हो रखी है अपने देश में, तो उसको सुधारो ना, किस तरीके से सुधार सकते हैं तो मैंने बता रखा है। अच्छा, आगे ये भी समझेंगे भाई, आगे चल के टॉपिक। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की जगह हमें कौन सा रखना चाहिए, फिक्स एक्सचेंज रेट रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, कभी महंगाई हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, तो बार बार चेंज होता रहता है रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी $1 कभी 80 का हो जाता है, 90 का हो जाता है, कई बार 60-50 रुपए का हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कभी बार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ही इसको क्या रखना चाहिए, फिक्स $1 को 80 का ही रखना चाहिए हमेशा, लॉन्ग टर्म तक के लिए। सिंपल। हाँ, वो आगे तरीका है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, चेंज करने पड़ते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भैया डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, भाई तरीके हैं जहां पे गवर्नमेंट ही उसको डिसाइड कर सकती है, फिक्स रख सकती है लॉन्ग टर्म तक। गवर्नमेंट के पास अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। सिंपल तरीके हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जब टॉपिक आएगा समझाऊंगा अच्छे तरीके से। सिंपल जी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की जगह फिक्स एक्सचेंज रेट पे शिफ्ट हो सकती है, जहां पे क्या बोलते हैं, जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप विदेशों से खरीदो चाहे इंडिया से खरीदो, आपको सेम रेट पड़ेगा। आगे चलें सर, बढ़िया, बहुत अच्छे। बस भाई खत्म, इतना ही था। तो ये थे भाई, रिमूव कैसे करें हम, क्या बोलते हैं, डिसिक्विलिब्रियम को बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और ये थे तरीके कॉजेस कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉजेस क्या है, कारण क्या है, और यही दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आ सकते हैं। समझे? तो इस वजह से भाई मेक श्योर करें ना कि आप ये जो कुछ मैंने करवाए 7-8 क्वेश्चन, ये आप अच्छे तरीके से करके जाओ। इन्हीं 7-8 क्वेश्चन में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। सिंपल जी। तो पहले करंट अकाउंट और क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस, बाकी फिर मैंने करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस करवा दिया था, वो कर लेना। इसके बाद भाई मैंने करवाया था ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम में क्या बोलते हैं डिफरेंस, और उसके बाद मैंने एक करवाया था कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो कर लेना। और एक ये टॉपिक कर लेना कि कॉजेज भी क्या है और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं डिसिक्विलिब्रियम को। सिंपल जी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर ये वाला। तो मेरे को लगता है भाई बहुत इजी सा चैप्टर था, बहुत ही छोटे टाइम पे हो गया, मुश्किल से 40 से 50 मिनट की वीडियो बनी होगी आपकी पूरी पूरी टोटल मिला के। ठीक है जी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई बात नहीं आराम से कर देना बाद में जब आपको टाइम मिले। ठीक है जी, कोई आफत नहीं आ रही, हम भी यही हैं, आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। फिलहाल हाँ एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बढ़िया बढ़िया। और बस आज के लिए बस नहीं, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई नोट कर लो फटाफट, फिर आगे खत्म करते हैं इसको। ठीक है जी, बाय बाय।